राजनीति के पलटूराम, क्या इस बार बिहार में करेंगे कुछ बड़ा काम? क्या आरक्षण के लिए बनाएंगे मोदी सरकार पर दबाव या आरक्षण के लिए होगा संविधान में बदलाव? बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा दी गई जनगणना आधारित आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए अयोग्य करार दिया है। यानी जिस जाति आधारित जनगणना के बाद नीतीश और तेजस्वी की महागठबंधन सरकार ने आरक्षण की सीमा को बिहार में 65% पहुंचाया था, वो अब राज्य में मान्य नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब बिहार के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और पिछड़े वर्ग को 65% का आरक्षण नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था के तहत 50% की आरक्षण मिलेगी। कोर्ट के इस फैसले को नीतीश सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन राजनीति के पलटूराम के लिए अभी आरक्षण के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि नीतीश सरकार जब चाहे तब इस आरक्षण की सीमा को फिर से 65% पर पहुंचा सकते हैं, वो भी केंद्र की मोदी सरकार के जरिए संविधान में संशोधन करवाकर। दरअसल आरक्षण से जुड़े इस केस को समझने के लिए हमें 1992 में जाना होगा, जब इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की लिमिट को 50% माना था। ये तमिलनाडु की जयललिता सरकार के लिए सबसे कठिन समय था। वहाँ पहले से ही SC, ST, OBC को मिलाकर कुल 69% रिजर्वेशन चल रहा था। पहले जयललिता हाईकोर्ट गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपको आरक्षण की सीमा 50 करनी होगी। हालांकि जयललिता ने स्मार्टनेस दिखाते हुए सबसे पहले 69% रिजर्वेशन का एक बिल विधानसभा में पास कराया और उसे केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार के सामने रखा। जयललिता ने केंद्र के सामने मांग रखी कि वो संविधान संशोधन कर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि ये कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाए। ऐसा हुआ भी, और इसी वजह से संविधान में 76वां संशोधन हुआ। दरअसल राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में तमिलनाडु में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ हुए। इस चुनाव में जयललिता की अन्ना द्रमुक और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। जयललिता CM बनी और AIADMK उस समय 11 लोकसभा सीटें जीती थी। जब इंदिरा साहनी केस का फैसला आया तब नरसिम्हा राव सरकार संकट में चल रही थी। अगर जयललिता समर्थन वापस ले लेती तो सरकार अल्पमत में आ जाती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कोई कानून है तो 9वीं अनुसूची के कानूनों की भी समीक्षा की जा सकती है। यानी जिस अनुसूची के तहत तमिलनाडु को 69% आरक्षण मिली, उसका रिव्यू भी किया जा सकता है। अब नीतीश कुमार कैसे संविधान में संशोधन करवा सकते हैं उसे जान लेते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के पास अभी लोकसभा में 11 सीटें हैं। NDA गठबंधन में JDU दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी मदद से मोदी सरकार चल रही है। यहाँ पर ठीक 1991 वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी जिस तरह से जयललिता ने नरसिम्हा सरकार पर दबाव बनाकर रिजर्वेशन को तमिलनाडु में लागू करवाया, ठीक वैसे ही नीतीश कुमार मोदी सरकार पर दबाव बनाकर संविधान में संशोधन करवा सकते हैं, क्योंकि 50% की तय सीमा से ज्यादा रिजर्वेशन देने का एक तरीका संविधान संशोधन है, जिसके जरिए केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में एडमिशन के लिए अलग से 10% रिजर्वेशन दिया था। इस प्रावधान के बाद केंद्र सरकार में कुल रिजर्वेशन 49.5% से बढ़कर 59.5% हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% की सीमा से भी ज्यादा था। दरअसल केंद्र सरकार ने संविधान के भाग 3 में दिए गए समानता के अधिकार के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया था। दोनों आर्टिकल्स में एक सब सेक्शन जोड़े गए, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के समूह के लिए सरकारी नौकरियों और एडमिशन्स में अधिकतम 10% रिजर्वेशन दिया जा सकेगा। वही आर्थिक रूप से कमजोर कौन होगा, इसकी परिभाषा केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए तय करेगी। केंद्र के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने वैध मानते हुए फैसला सुनाया कि EWS से जुड़े इस मामले में 50% की सीमा का उल्लंघन संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन नहीं है। ये प्रावधान संविधान संशोधन के जरिए किया गया है। रिजर्वेशन से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बताता है कि आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जिसको लेकर जस्टिस माहेश्वरी ने भी कहा था कि 50% की सीमा कोई फिक्स सीमा नहीं है, इसे कम या अधिक किया जा सकता है, जिसका एक जरिया संविधान में संशोधन है। बहरहाल बिहार में आरक्षण के लिए नीतीश कुमार कितना मोदी सरकार पर दबाव बना सकते हैं और क्या सच में वे संविधान में संशोधन करवा सकते हैं, ये आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी राजधानी।